दोस्तों, कमला देवी रोती रोती डीएम साहब के ऑफिस पहुंची। कमला देवी के हाथों पर और उसके गालों पर लाल लाल चोट के निशान थे। डीएम साहब के ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कमला देवी को रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन कमला देवी रोते रोते कहने लगी कि मुझे डीएम साहब से मिलना है। डीएम साहब से नहीं मिली तो आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा। मुझे प्लीज़ डीएम साहब से मिलवा दीजिए, वरना मुझे मेरा पति जीने नहीं देगा। लेकिन सिक्योरिटी कमला देवी को कहने लगा कि अब तुम सुबह आना, अभी साहब का सोने का समय है। लेकिन उतने में ही डीएम साहब अपनी खिड़की से कमला देवी और सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे थे। तभी डीएम साहब अपने घर से बाहर आए और सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि इस महिला को आने दो। कमला देवी दौड़ी दौड़ी डीएम साहब के पास आई और कहने लगी, साहब मेरी मदद करिए, मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी डीएम साहब कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, ऑफिस में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। डीएम साहब कमला देवी को ऑफिस में लेकर आए। कमला देवी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वह बहुत दुबली पतली हो रही थी। उसके हाथों पर, उसके मुंह पर, उसके पेट पर चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रोते रोते कमला देवी सिसकियां ले रही थी। डीएम साहब ने अपने नौकर से कमला देवी को पानी पिलाने के लिए कहा। कमला देवी ने पानी पिया। उसके बाद डीएम साहब कहने लगे, बताओ आखिर क्या हुआ है। कमला देवी का चेहरा झुका हुआ था। वह नीचे देखकर डीएम साहब से बात कर रही थी और कह रही थी, साहब मेरा पति रोजाना शराब पीता है। मैं सुबह से शाम लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और कुछ पैसा आता है जिससे अपना घर चलाती हूँ, और वह पैसा मेरा पति मुझसे छीन लेता है और उन पैसों का दारू पीता है और बदले में मुझे ही मारता है, और वह खुद भी कुछ काम नहीं करता। यह सुनकर साहब को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन डीएम साहब कहते हैं, माँ जी आप मुंह नीचे करके बात क्यों कर रही हैं, अपना मुंह ऊंचा तो करिए। लेकिन कमला देवी कहने लगी, नहीं साहब, मैं आपसे आमने सामने कैसे बात कर सकती हूँ, आप तो इस जिले के कलेक्टर हैं। लेकिन जब कलेक्टर ने कहा तो कमला देवी को मजबूरन मुंह ऊंचा करना पड़ा, और जैसे ही कमला देवी ने अपना मुंह ऊंचा किया और उसकी नज़र डीएम साहब के ऊपर पड़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कमला देवी के सामने कोई और नहीं बल्कि उसका मरा हुआ बेटा था, जो कि आज से करीब 20 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। कमला देवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। कमला देवी का बेटा तो महज 4 साल की उम्र में उसको छोड़कर जा चुका था। जब कमला देवी ने डीएम साहब को देखा तो डीएम साहब के चेहरे पर ठीक वैसा ही निशान था जो उसके बेटे के चेहरे पर था, एक काला निशान जो कि जन्म से ही चेहरे पर होता है। कमला देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहे तो क्या कहे। डीएम साहब ने कमला देवी से पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई हो, आपके चेहरे के हाव भाव क्यों बदल गए। तो कमला देवी कहने लगी, साहब मुझे एक बात बताइए, यह आपके चेहरे पर निशान कब से है। तो डीएम साहब कहने लगे, यह तो निशान मेरा जन्म से ही है। तभी कमला देवी कहने लगी, क्या आपकी पीठ पर भी एक ऐसा ही काला निशान है। तो डीएम साहब कहने लगे, हाँ मेरी पीठ पर भी ऐसा ही काला निशान है। आपको कैसे पता। जब यह बात कमला देवी ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कमला देवी को पूरा यकीन हो चुका था, क्योंकि कमला देवी के 4 साल के बेटे के शरीर पर भी ठीक वैसे ही निशान थे जैसे कि डीएम साहब के शरीर पर थे। कमला देवी रोकर डीएम साहब से कहने लगी, बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बिछड़े हुए बेटे हो। तो डीएम साहब कहने लगे, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कमला देवी डीएम साहब से कहती हैं, आपके माता पिता कौन हैं, ज़रा मुझे बताइए। तो डीएम साहब कहने लगे, मेरे माता पिता तो दिल्ली शहर में रहते हैं। लेकिन कमला देवी कहने लगी, मेरा बेटा महज 4 साल की उम्र में मुझसे बिछड़ चुका था। उसके बाद वह मुझे नहीं मिला। मैंने और मेरे पति ने समझ लिया था कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तभी डीएम साहब ने कहा, मैं भी अपने माता पिता से 4 साल की उम्र में बिछड़ गया था। एक हादसे में मैं अपने माता पिता से अलग हो चुका था, ऐसा मेरे माँ बाप कहते हैं। मुझसे और मेरे दिल्ली में रहने वाले माता पिता ने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर मुझे एक कलेक्टर बनाया। जब यह बात डीएम ने बताई तो कमला देवी ने सुनी तो चौंक गई। वह समझ चुकी थी कि आज उसके सामने
जो शख्स बैठा है वह कोई और नहीं उसी का मरा हुआ बेटा है। लेकिन आखिर यह सब कैसे हुआ? डीएम साहब कमला देवी से पूछने लगे, माँ जी, यह सब कैसे हुआ था? क्या सच में तुम मेरी माँ हो? डीएम साहब दबी दबी आवाज़ में पूछ रहे थे कमला देवी से कि माँ जी, मुझे बताइए आखिर यह सब कैसे हुआ और क्या सच में तुम मेरी माँ हो? मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तो फिर कमला देवी ने जो खुलासा किया उसे सुनकर डीएम साहब के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला देवी ने कहा, दरअसल आज से करीब 22 साल पहले की यह बात है। कोटा राजस्थान में रहने वाली कमला देवी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह अपने कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी उसकी मुलाकात पूरन नाम के एक टीचर से हुई थी। पूरन उसी कॉलेज में कमला देवी को पढ़ाया करता था। पूरन दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और कमला देवी भी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। कमला देवी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पूरन अक्सर कमला देवी की तारीफ पूरे कॉलेज में किया करता। अक्सर मन ही मन पूरन कमला देवी को चाहने लगा था और एक समय ऐसा आया कि कमला देवी भी अपने टीचर को, अपने अध्यापक को चाहने लगी थी। धीरे धीरे कमला देवी बहाने से पूरन के यहाँ यानी कि अपने टीचर के यहाँ कोचिंग जाने लगी और पूरन और कमला देवी कोचिंग के बहाने एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। एक अध्यापक और एक छात्रा का संबंध कब प्रेमी और प्रेमिका का बन गया, इन दोनों को भी पता नहीं चला था। जब यह बात कमला देवी ने अपने घर पर बताई कि वह पूरन से यानी कि अपने ही कॉलेज के टीचर से प्यार कर रही हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, तो उसके घर वाले बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरन तुमसे उम्र में पूरे 5 साल से बड़ा है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी कमला देवी ने बहुत जिद करी और कहने लगी कि पूरन की अच्छी नौकरी है, वह पढ़ा लिखा आदमी है, उसके माता पिता की बहुत संपत्ति है, वह मुझे बहुत अच्छा रखेगा। और पूरन ने भी कमला देवी के माता पिता से खूब मन्नतें करी। तब जाकर कमला देवी के माता पिता भी मान गए थे और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी के 1 साल बाद ही कमला देवी गर्भवती हो गई थी। कमला देवी के पेट में पूरन का बच्चा पल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों का प्यार बहुत ही खास था। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। जब कमला देवी की डिलीवरी का समय हुआ तो कमला देवी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक लड़का था। पूरन अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। पूरन ने अपने बच्चे का नाम राहुल रखा था। पूरन राहुल से बहुत प्यार करता था और राहुल की हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसे कभी किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं रखता था। हर चीज़ उसको समय पर मिल जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल बड़ा हो रहा था। जब राहुल 4 साल का हुआ तो वह गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाने की जिद करने लगा। कमला देवी भी पूरन से कहने लगी कि हमने भी शादी के बाद कहीं पर घूमने नहीं गए। शादी के बाद बच्चा हो गया और फिर हम भी घर गृहस्थ में उलझ गए। क्यों ना अब अपना बच्चा भी बड़ा हो गया है, इसको भी हम घुमा लाते हैं। पूरन के मन में थोड़े से संकोच थे, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे के आगे उसे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी उसे हाँ कहनी पड़ी। पूरन अपनी पत्नी कमला देवी और अपने बेटे राहुल के साथ हिमाचल घूमने चला गया। जून का समय था। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। समाचारों में भी खबरें आ रही थी कि हिमाचल में कई जगह पहाड़ धंस रहे हैं, कई जगह बादल फटे हुए हैं। लेकिन पूरन और कमला देवी इन बातों से बेखबर थे और वह जैसे तैसे हिमाचल में मनाली पहुंच गए थे। वहां कुछ समय तक वे घूमे फिरे और अपने बच्चे राहुल को भी घुमाया, लेकिन उनके नसीब इतने खराब थे कि वहां पर अत्यधिक बारिश होने के कारण वे वहीं पर फंसे रहे। वे ज़्यादा कहीं घूमने भी नहीं जा रहे थे और अपने होटल में ही कैद थे, क्योंकि रास्ते में कई जगहों पर पहाड़ धंसे हुए थे। उधर लाइट भी नहीं थी, जिसके चलते उनको अपनी होटल में ही रुकना पड़ा। करीब 3 दिन होटल में ही फंसे रहने के बाद जब रास्ते थोड़े से खुले तो पूरन ने सोच लिया कि अब तो घर जाना पड़ेगा, वरना आगे भी वे यहीं पर फंसे रहेंगे। लेकिन कई लोगों ने उन्हें मना किया कि रास्ते में कई जगह पहाड़ ढहे हुए हैं, पानी का स्तर भी बढ़ा हुआ है और नदियां उफान पर हैं, इसलिए आप मत जाइए। लेकिन पूरन को अब घर जाना था, क्योंकि उसकी नौकरी भी थी और कब तक वे वहीं पर फंसे रहते। उनका यह घूमना फिरना उनके लिए अब सजा बन चुका था। जैसे तैसे वह वापस अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन अब उनके साथ एक बहुत बड़ा कांड होने वाला था।
एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब वह वापस अपने घर के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में शाम का समय था और अचानक से ऊपर पहाड़ी से छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर थिरक कर उनकी कार के आगे आ गए थे, जिसके चलते वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। भगवान की कृपा से वह उस समय तो बच गए। जैसे तैसे ड्राइवर ने उस रास्ते से आगे गाड़ी निकाल ली, लेकिन आगे और बड़ी मुसीबत थी। वह अपनी जब गाड़ी से आगे जा रहे थे तभी अचानक रास्ता खराब था और वह रास्ता एकदम से ढह गया और उनकी गाड़ी नदी में जाकर अटक गई। यह मंजर उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी में वह धीरे धीरे करके उनकी कार को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की और रस्सियों की सहायता से उस कार को तो रोक लिया। लेकिन जब बारी बाहर निकलने की आई तब पूरन ने दरवाजे खोल दिए और एक हाथ से रस्सी पकड़ ली और एक हाथ से कमला देवी को पकड़ लिया। कमला देवी ने पूरन को पकड़ रखा था अपनी गोद में राहुल को। जब गांव वाले रस्सी की सहायता से तीनों को खींच रहे थे तभी कमला देवी के हाथों से राहुल, जो कि महज 4 वर्ष का था, वह छूट गया और नदी में बह गया। शाम का समय था और ज़्यादा उजाला भी नहीं था। जैसे ही कमला देवी के हाथ से उसका बच्चा छूटा वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि राहुल राहुल। जब पूरन ने यह मंजर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने बेटे को अपनी आंखों से नदी में बहता हुआ देख रहा था। जैसे तैसे गांव वालों ने उन दोनों को तो बचा लिया, लेकिन वह उस बच्चे को नहीं बचा पाए। रात हो चुकी थी। सुरक्षा कर्मियों ने भी राहुल को ढूंढा, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। अगला दिन हुआ। सुबह हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आई थी, लेकिन वह भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। पूरन राहुल का दोषी कमला देवी को मारने लगा था। कमला देवी को कह रहा था कि तूने ही राहुल को सही से नहीं पकड़ा है, जिसके चलते वह बह गया और तू ही आने की जिद कर रही थी। राहुल बच्चा था लेकिन तू तो बड़ी थी। अगर हम नहीं आते तो हमारे साथ यह घटना नहीं होती और आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। कमला देवी बेचारी क्या करती, वह केवल सुन रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चल रहा था। पूरन और कमला देवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। करीब 5 महीना बीत चुका था, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। इसके बाद पूरन अपने बच्चे की याद में और ज़्यादा बिलख रहा था, क्योंकि पूरन बहुत ज़्यादा प्रेम करता था अपने बच्चे से, जिसके चलते वह शराब का सहारा लेने लगा। शराब के नशे में वह गंदे रास्ते पर चला गया था। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और धीरे धीरे करके अपना मकान और जायदाद भी जुआ में हार दी और वह धीरे धीरे करके सड़क पर आ गया। अब कमला देवी को अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना था, जिसके चलते वह झाड़ू पोछा करने वाली बाई बन गई। पोछा बर्तन लोगों के यहाँ करती और कुछ पैसा आता जिससे वह अपने घर का किराया देती और घर में राशन भरती, लेकिन उसमें से भी कई सारा पैसा तो पूरन अपने लिए अपने नशे के लिए ले लेता था और उल्टा कमला देवी को ही अक्सर प्रताड़ित करता कि तेरे कारण ही मेरा बच्चा मुझसे छीना है, तूने ही मेरा बच्चा छीना है। ऐसा करते करते समय बीतता गया और करीब 20 साल हो चुके थे और आज देखो यह दिन आ गया। कमला देवी डीएम साहब से कह रही थी, बेटा यह सब हुआ था उस दिन और आज 20 सालों बाद तुम मेरे सामने एक डीएम बनकर बैठे हो। भगवान की क्या लीला है, भगवान ने क्या न्याय किया है। अगर आज तुम्हारे पापा मुझे नहीं मारते और मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम मुझे नहीं मिलते। यह सुनकर डीएम साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उन्होंने कमला देवी को गले लगा लिया। डीएम साहब कहने लगे, माँ अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कमला देवी कहने लगी, बेटा तुम कहीं पर भी नहीं मिले थे, आखिर तुम कैसे बचे। डीएम साहब कहने लगे, यह तो मुझे भी नहीं पता, यह सब तो मेरे माता पिता जो दिल्ली में रहते हैं वही आपको बता पाएंगे, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत छोटा था और उसके बाद से तो मैंने उनको अपना माता पिता माना था। जब डीएम साहब ने अपने माता पिता को फ़ोन लगाया और कमला देवी की बात करवाई तो डीएम साहब के दिल्ली वाले माता पिता ने पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि वे भी मनाली ही घूमने गए हुए थे और जब वे रास्ते में थे तब उन्हें एक बच्चा नदी के किनारे घायल पड़ा हुआ मिला। तभी उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना इसको उठा लें और हॉस्पिटल ले जाएं।
जब उस बच्चे को वे हॉस्पिटल ले गए और करीब 1 दिन तक उसका इलाज हुआ और जब वह होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, यानी कि राहुल को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी उन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इसको हम गोद ले लें, क्योंकि उन दोनों की शादी को करीब 8 साल हो चुके थे और फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई थी, जिसके चलते दोनों ने फैसला किया कि वे इस बात को किसी को बताएंगे नहीं और इस बच्चे को गोद ले लेंगे। जब इलाज पूरा हुआ तो वे उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ गए और राहुल का पालन पोषण किया और उसे पढ़ा लिखा कर आज कलेक्टर बना दिया। जब यह बात डीएम साहब और कमला देवी ने सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। वे बेचारे क्या बोलते, कमला देवी आखिर क्या बोलती। जो हुआ भगवान की लीला के कारण हुआ। जब डीएम साहब ने बताया कि मेरे सामने मेरी असली माँ है तो उनके दिल्ली वाले माता पिता ने भी कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा तू हमें मत भूल जाना। तब डीएम साहब ने फैसला किया कि वे अब अपने पिता से मिलेंगे, जो कि उनसे बहुत प्रेम करते थे। कमला देवी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने के बाद से बिल्कुल बदल गए थे। जब तक तू उनके साथ था तब तक वे बहुत अच्छे इंसान थे, वह तुझसे बहुत प्रेम करते थे और आज जब वे तुझसे वापस मिलेंगे तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। जब डीएम साहब कमला देवी के साथ यानी अपनी माँ के साथ अपने असली पिता के पास गए और जब उस झुग्गी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से डीएम साहब के पिता यानी पूरन बाहर आए। पूरन की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसने बहुत सारी दारू पी रखी थी। जब कमला देवी ने कहा देखो मेरे साथ कौन आया है तो पूरन ने कहा कौन आया है, तू किसे लेकर आई है। जब पूरन की नज़र डीएम साहब पर पड़ी तो वह दंग रह गया और कहने लगा यह कौन है। तो कमला देवी ने कहा यह तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा है, यह राहुल है। पूरन कमला देवी से कहने लगा तू मुझे पागल बना रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, यह तेरी कोई चाल है, मैं नशे में हूँ, इसका फ़ायदा मत उठा। लेकिन कमला देवी कहने लगी जरा ध्यान से देखो, इनके चेहरे पर वही निशान है जो राहुल के चेहरे पर था, और तो और इनकी पीठ पर भी वैसा ही निशान है जो राहुल की पीठ पर था। जब पूरन ने ध्यान से डीएम साहब को देखा तो वह समझ चुका था कि यह तो उनका बिछड़ा हुआ बेटा है। पूरन ने अपने बेटे को गले लगा लिया और डीएम साहब ने भी अपने माता पिता को गले लगा लिया। डीएम साहब को अपने असली माता पिता वापस मिल चुके थे पूरे 20 सालों बाद, लेकिन असली जीत तो कमला देवी की हुई थी, क्योंकि 20 सालों तक उसने इतना संघर्ष किया, अपने पति के हाथों की मार खाई, बर्तन मांजकर अपना घर का गुजारा किया और पूरे 20 सालों बाद उसे अपना बेटा मिला, वह भी एक डीएम के पद पर नियुक्त हुआ। डीएम साहब ने एक निर्णय लिया कि अब उनके असली माता पिता हमेशा उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनके दिल्ली वाले माता पिता जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और कलेक्टर बनाया, उन्हें भी वे माता पिता का दर्जा देते थे। वे दोनों ही माता पिता को अच्छे से निभा रहे थे।